हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 11 मई 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उससे जुड़े हुए 5 प्रश्नों को देखते हैं। इसमें से पहला समाचार है कि चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल या अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। ठीक है, वैसे तो हम लोग राजनीतिक मुद्दे को नहीं चर्चा करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक मुद्दे में कोई गंभीर राज्य व्यवस्था या संवैधानिक मूल्यों के प्रश्न रहते हैं जो हमारे सिलेबस के किसी न किसी हिस्से से जुड़े हुए रहते हैं, तो हम उनको चर्चा करते हैं। बस इस चर्चा के दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि हमें अपने पक्ष विपक्ष की सोच, हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें जो देखना है वो बिटवीन द लाइन देखना है। ठीक है, दूसरा जो समाचार है, दूसरा न्यूज है कि एक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत में जो हाउस होल्ड हैं, परिवार हैं, उनके बचत के आंकड़े दिए गए हैं और वह बचत का जो स्तर है जीडीपी के परसेंटेज के रूप में और वैसे भी 5 सालों में सबसे कम है। ये एक देखा जाए तो एक चिंता का विषय हो सकता है अगर हम सुपरफिशियली या ऊपर से देखेंगे, लेकिन समझेंगे कि ये चिंता का विषय है या कुछ और है। ठीक है, तीसरा समाचार है जिस पे चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारत गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। ये कौन कर रहा है? केंद्रीय जल आयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 न्यूज है, इस पे जुड़े हुए 5 प्रश्न रहेंगे, इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इनको चुनाव प्रचार के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल दी है 21-22 दिनों की, यानी 1 जून तक ये बेल पे रहेंगे। किसके लिए? चुनाव प्रचार के लिए। और वैसे देखा जाए तो चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति को बेल दिया जाना, अंतरिम बेल दिया जाना, क्या ये पहली बार घटना दिखाई दे रही है? ऐसे में ये मुद्दा थोड़ा सा गंभीर है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बगैर राजनीतिक पक्ष विपक्ष में हुए। देखिए, जब भी मैं इस राजनीतिक मुद्दों के बारे में बताता हूं, क्योंकि देखिए हमें प्रशासन की तैयारी करना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो हम राजनीतिक अपरेटस में भी हमें काम करना पड़ता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी विचारधारा को उस पर नहीं आने देना है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी सीजीआई हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि जज जब भी निर्णय कर रहा होता है तो वह जजमेंटल नहीं होता है, यानी जजमेंट में जजमेंटल नहीं होना है, यानी हमें अपनी जो बातें कहनी है उसमें अपनी विचारधारा को नहीं आने देना है। पहली बात ये जान लीजिए, आप लोग किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन हमें उसे परे रख के किसी मुद्दे को समझना है। ठीक, और इसमें हम राजनीतिक मुद्दे को नहीं समझेंगे, हम समझेंगे अपने राज व्यवस्था के मुद्दे को, गंभीर प्रश्नों के जो है उसके गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को शराब नीति के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम राहत दी है और ये 21 मार्च से ही दिल्ली शराब जो है लीकर पॉलिसी को लेकर जो है इनको ईडी के गिरफ्त में है। ठीक है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना, एक कह सकते हो कि कुछ लोग इसके बारे में जैसे एक ये है कि भाई इसको जो इनके समर्थक है वो कह सकते हैं कि इनकी सत्य की विजय हुई है, क्योंकि ये इनको जो है ईडी के से जो है जमानत मिली है। दूसरे तरफ कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इसके लिए जो है इनको जो जमानत मिली है वो गलत मिला है, क्योंकि इसके आधार पे और भी लोग इस तरह के जमानत के लिए याचिका कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पहलुओं में हमें नहीं जाना है। आइए हम जरा समझते हैं कि इन्हें जो जमानत दी गई है उसमें मेन बात क्या है। मेन बात है कि चुनाव में समान अवसर, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड को मेंटेन करने के लिए, अवसर सुनिश्चित करने के लिए ये एक अभूतपूर्व हस्तक्षेप है। चुनाव में जैसे देखिए, भारत में चुनाव में जो चुनाव होता है ना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये प्रसिद्ध एक वाद है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद। उसमें सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने ये कहा था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के आधारभूत संरचना का हिस्सा है। ऐसे में इसे समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का होना या समान स्तर, समान अवसर का होना बहुत जरूरी है। उसी चीज को
उसी को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला लिया गया है। इससे ईडी के जो गिरफ्तारी क्रम जो मामला है, या इन्होंने जो याचिका दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, अपील दायर की है कि हमारी जो गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी वो गलत है, उससे जज ने साफ कहा कि उस मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ आम चुनाव के महत्व को देखते हुए, चूंकि लोकतंत्र कैसे आता है, आम चुनाव से जन्म लेता है, आम चुनाव से पल्वित पोषित होता है, यानी जो लोकसभा चुनाव होता है उस व्यवस्था के लिए इन्हें भागीदार देने के लिए इसमें मौका दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक अभूतपूर्व हस्तक्षेप है और अन्य राजनीतिक बंदियों के लिए भी यह अवसर खोल देगा। देखिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि सहभागी लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, आम चुनाव लोकतंत्र को चलाने वाली शक्ति प्रदान करती है और ऐसे में इन्हें करना एक अंतरिम राहत। ये जजेस ने अपने विशेषाधिकार के तहत ऐसा किया है। अब ये देखा जाए कि इसको कि शीर्ष अदालत ने कहा कि इस चुनाव के दौरान समान अवसर की जो बात कही जा रही है वो वास्तव में उनके एक कह सकते हो कि तर्क दिया था। उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने तर्क दिया था कि लोकतंत्र संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है, यानी डेमोक्रेसी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी हमारे क्या है, बुनियादी संरचना का हिस्सा है। ऐसे में चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड या समान अवसर देना भी बुनियादी संरचना का हिस्सा है। यह तर्क दिया गया था अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा और इसी तर्क को आधार बनाते हुए या इसी तर्क पर जाते हुए कोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत दी है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड बढ़ा दे। आपको एक घटना याद कराते हैं। 28 मार्च को 27 मार्च को अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता से एक प्रश्न पूछा गया था ईमेल के जरिए कि भारत में प्रमुख विपक्षी दलों के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो उस समय हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि ये हस्तक्षेप है और हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। हालांकि उसने कहा था कि ये हमारे न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप करने का बात होता है। तो अगर देखा जाए, अगर सरकार कोर्ट ने ये अवसर दिया है, अगर माहौल एक दुनिया में है कि ये अवसर लेवल प्लेइंग फील्ड भारत में चुनाव व्यवस्था नहीं है, कोर्ट अगर ये अवसर दे रही है तो इसका मतलब है कि ये जो दुनिया की मानसिकता है उसको बदलने की कोशिश, उसका जो है कि भारत में अभी भी संस्थाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के तहत होती है ताकि कोई उंगली न उठा पाए। क्योंकि हमने तर्क दिया था न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कि हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है और मैंने उसमें बताया भी था कि हमारे यहाँ न्यायपालिका अमेरिका के न्यायपालिका से भी ज़्यादा स्वतंत्र है क्योंकि वो पार्टीजन सिस्टम के तहत वो चुने जाते हैं। वहाँ का राष्ट्रपति का व्यक्ति जो है सलाखों के पीछे डालने की और उन्हें चुनाव नहीं लड़ने देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब ये प्रश्न है कि क्या हमारी न्यायपालिका इसके अमेरिका के या इस तरह के जो माहौल है उससे क्या प्रभावित हुई है। पहली बात तो प्रभावित होने में कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी भी चीज से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अगर आप प्रभावित होकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं तो प्रभावित होना कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अभी दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है, कुछ ऐसे निर्णय पहले से चले आ रहे हैं हाल के फिलहाल में, उसी के एक कड़ी के रूप में। हालांकि अरविंद केजरीवाल के मामले में पहली बार ये अंतरिम बेल के तहत ये राहत दी गई है, जबकि बेल मांग नहीं गई थी। ये देखा जाए तो ये एक अलग है, लेकिन ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। कैसे है, मैं ये जब कह रहा हूं तो इसके पीछे वजह है। देखिए, अभी तक उच्च न्यायालयों से अलग इसलिए क्योंकि अभी तक अगर उच्च न्यायालय ने कोई बेल नहीं दी होती है, उस पे बेल के मामले पे दी जाती है। इंटरिम बेल के तहत इस तरह का राहत देने का पहला मामला है। लेकिन विस्तार क्यों है, क्योंकि जनवरी में ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने टीडीपी प्रमुख नेता आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी और उड़ीसा के भाजपा नेता शिवा शंकर दास को भी जमानत की पुष्टि की थी और उन्हें प्रचार करने से नहीं रोका था। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मतदान चुनाव में भागीदार लेने से राजनीतिक दृष्टि से नहीं रोका था क्योंकि समान अवसर आए। इसी तरह का एक मामला आया था जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद भी हैं, उन पर भी जब गिरफ्तारी का मामला आया था तो उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि इन पे कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाए जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता है।
और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि वह उस फैसले को मानेगा। यानी कि इस तरह के फैसले चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लेकर पहले से चला आ रहा था, और अमेरिका वाला तो मामला 28 मार्च को हुआ है। तो कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया है वो निर्णय दिया है केवल और केवल जो चुनाव प्रणाली में समान व्यवहार दिखाने की जो व्यवस्था है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पे अगर जरा सा भी दाग लग रहा हो, अगर जरा सा भी शक हो रहा हो, तो उसके शक को दूर करना है। क्योंकि कहा जाता है कि न्याय के बारे में कहा जाता है, एक सीजर की वाइफ की कहानी है कि न्याय होते हुए नहीं, हुए ही ना होते हुए दिखना भी चाहिए। अगर जरा सा भी शक कहीं हमारे किसी व्यवस्था पे आ रहा हो तो न्यायपालिका का काम है कि उस शक सुबह को भी दूर करे। निश्चित रूप से ये दूर हो रहा है, क्योंकि यह अगर किसी को ये लग रहा है कि नहीं चुनाव में भागीदार करने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है, सोच के देखिए कि भागीदार करने रोकने के लिए की जा रही है, तो अब ये है कि अब वो ये कहना बंद हो जाएगा कि नहीं भागीदार करने के लिए नहीं की जा रही है। बाकी जो मामला ईडी का है उस मामले में इसका कोई चीज नहीं शामिल है, कोई मतलब नहीं है। ये बात न्यायपालिका ने खुद ही कहा है। देखिए, जैसे कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय दिल्ली सचिवालय जाने से उन्हें रोक दिया गया है। वह किसी भी आधिकारिक फाइल पे तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए ऐसा करना जरूरी न हो जाए। साथ ही में उनके आदेश में है कि वो शराब नीति के मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे, किसी गवाह से नहीं मिलेंगे, यानी कि उस पूरे मामले। और यह भी कैटेगराइज करके कह दिया गया है विशेष तौर से कि अंतरिम जमानत देना मामले की योग्यता या 21 मार्च को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका से उसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ चुनाव में समान अवसर देने की बात है। अब इसको लेकर यह है कि यह फैसला क्या एक प्रक्रिया नहीं, ये मिसाल नहीं बन जाएगा कि अपराधी, जैसे कि ये मामला जैसे ही आया, हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा कि इससे एक स्लाइडिंग पाथ कर रहे हैं कि अपराधी जो है जमानत के लिए ये चीजें लाएंगे, और ये शुरू हो गया है, ये आने वाला नहीं, ये शुरू हो गया है। वो कह रहे हैं कि जो आप कह सकते हो एनएसए के तहत जो वारिस पंजाब दा का प्रमुख अमृतपाल सिंह जेल में निरुद्ध है, उसने चुनाव प्रचार के लिए याचिका दायर कर दी है कि हमें जमानत दिया जाए। तो इस पे हमारे जस्टिस खन्ना ने कहा कि वो मामला दूसरा है, वो चिंता का विषय नहीं है। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो चिंता का विषय नहीं, वो राष्ट्र चिंता का विषय है। तो उन्होंने कहा दोनों मामले अलग अलग हैं। अरविंद केजरीवाल का जहां तक मामला है, इन पर कोई इस तरह से देखिए कि ये जो कोई मामला है इसमें कोई ये मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता हैं, निसंदेह गंभीर इन पे आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी वो दोषी नहीं ठहराए गए हैं और इनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है और समाज को नुकसान भी पहुंचाने की संभावना नहीं है। और ये भी कहा कि हर मामला अलग बनेगा, इस फैसले को नज़ीर नहीं बनाया जा सकता है कि इंटरिम जो राहत है वो बिल्कुल स्पेशल केसेस में स्पेशल पर्पस के आधार पे किया जा रहा है। तो ऐसा है कि ये स्पेशल पहली बार किया जा रहा है, लेकिन एक जो कोर्ट ने हमारे चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, लेवल फील्ड बनाए रखने की जो प्रणाली चली आ रही उसी को ही आगे बढ़ाया है, और इससे ईडी से कोई मतलब नहीं है। और कहा गया है कि न्याय होते हुए दिखेगा भी, ऐसा ये कोर्ट का अगर देखा जाए तो सही मानने में कोर्ट का उद्देश्य है कि न्याय हो भी ना और दिखे भी। और जैसे कहा भी है कि 21-22 दिन में क्या हो जाता है, 2 तारीख को उन्हें क्या करना है, पूरा जो है अपने आप को आत्मसमर्पण कर देने की बात इसमें कही गई है। ठीक है, तो ये मामला है। अब चलिए अगला देखते हैं क्या है पहलू। अगला है वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय परिवारों की बचत 5 साल के निचले स्तर पे है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। कहानी ये है कि पिछले साल मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये था और कर्ज भी नहीं था। इस साल मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये है और 2 लाख का कर्ज हो गया है। अब बताइए मेरी स्थिति अच्छी हुई आर्थिक हैसियत की बुरी हुई? अब इतने फैसले से जैसे आप क्या कि भाई, एक तो आप कह सकते हैं कि सर 50,000 आपकी सेविंग थी, अब 10,000 हो गई है, आपके पास कर्ज नहीं था, अब 2 लाख की कर्ज हो गई है, तो सर की स्थिति खराब हो गई है। नहीं, ये आधी सूचना है, इससे पूरा पिक्चर क्लियर नहीं हो सकता। इसकी आप कोई भी व्याख्या कर सकते हैं। अब मैं कहूं कि मेरी 50,000 की सेविंग थी, कोई कर्ज नहीं है, इस बार 10,000 की सेविंग बची है, 2 लाख का कर्ज है, लेकिन हमने 2.5 लाख का मकान ले लिया है, 50,000 की कार खरीद ली है। अब आप बताओ
मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है कि पहले से कि बुरी हुई है, तब आप कहेंगे कि सर अच्छी हुई है। तो उसी तरह की कोई बात है। हेडिंग से दिख रहा है कि वित्त वर्ष 2023 में भारतीय परिवारों की बचत 5 साल के निचले स्तर पे है, लेकिन इसके गहराई में जाएंगे तो एक भारतीय परिवारों को लेकर एक नई टेंडेंसी दिखाई दी रही है, जो कि सकारात्मक, खासतौर से अगर आर्थिक परिदृश्यों को उसको देखा जाए तो एक सकारात्मक चीजें दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मुद्दा क्या है? सांख्यिकी मंत्रालय ने अभी एक आंकड़ा नवीनतम जारी किया है। उसमें भारतीय परिवारों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 यानी 21-22 की तुलना में 2022-23 में अपनी आय का एक छोटा हिस्सा ही बचाया है और शुद्ध वित्तीय बचत 5 साल के निचले स्तर 14.16 लाख करोड़ के रुपए पर आ गया है। अब ये देख के तो किसी को भी चिंता लग सकता है, भाई जो आलोचना करने वाले लोग हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो लोग बता रहे हैं कि ये जो गिरावट है ये इसलिए है कि लोगों के कर्जे बढ़ गए गिरावट भी हो गई है और लोगों के कर्जे भी बढ़ गए हैं, ठीक है। और एक साथ जो बता रहा है कि ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अब पैसा लेके धनराशि को भौतिक परिसंपत्ति यानी कि रियल एस्टेट में, सोने में और भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी म्यूचुअल फंड में, बीमा में आदि में निवेश करना शुरू कर दिया है। अभी जो लोग कैश रखते थे या अकाउंट में रखते थे, अब उसने लोगों को रियल एस्टेट में कर रहे हैं, सोना चांदी इसमें कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर आदि में कर रहे हैं। अगर ये सही है फिर तो अच्छी स्थिति है। तो आइए देखते हैं क्या ये सही स्थिति है या गलत। तो देखिए, जीडीपी के हिस्से के रूप में परिवारों की गिरावट आई है। 22-23 में 14.16 लाख करोड़ हुआ है और परसेंटेज के रूप में 5.3 है, जबकि इसके पहले 7.2% था जीडीपी के स्तर में। हालांकि अगर इसमें और गहराई में जाएं, यानी परिवारों की उधारी में भी वृद्धि हुई है। कैसे? 22-23 में परिवारों को बैंक का अग्रिम अनुमान 54% है, उसमें 54% की वृद्धि हुई है, 11.8 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि इसके पहले 7.6 लाख करोड़ रुपए। बचत भी घट गई, कर्ज भी बढ़ गया। हुआ क्या इस पैसे का? इस पैसे का जो हुआ, और हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल से भी इनको 1 लाख 2 करोड़ से बढ़ के जो है 3.3 लाख करोड़ हो गया। यानी जितने भी सोर्स से उनसे ऋण बढ़ गए और बचत भी कम हो गई। लेकिन ये हुआ कहाँ? ये हुआ वृद्धि रियल एस्टेट और स्टॉक में। ये वृद्धि आपको दिखाई देगी अगर आंकड़े देखें इधर कि लोग अपनी आय का क्या कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि आय के अनुपात में कम वित्तीय बचत, लोग अपनी आय के अनुपात में कम वित्तीय बचत कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बीमा उत्पादों सहित वित्तीय साधनों में निवेश करने के लिए उधार ले रहे हैं। साथ ही में यह प्रवृत्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते वित्तीकरण या फाइनेंशियलाइजेशन और परिवारों के बीच जोखिम उठाने, अब लोग सेविंग और बैंक अकाउंट से ज्यादा म्यूचुअल फंड और शेयर और साथ ही में रियल एस्टेट आदमी कर रहे हैं, जहां पे ज्यादा रिटर्न हो। यानी ज्यादा रिटर्न में रिस्क भी रहता है, लेकिन अब भारतीय परिवार रिस्क उठाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो एक सुखद चरण अर्थव्यवस्था को लेकर माना जाता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में उछाल आया है। 19-20 में 61,000 करोड़ का था, 22-23 में 1,79,000 करोड़ हो गया। शेयर में 19-20 में 94,742 था, 22-23 में 2,06,000 करोड़ हो गया। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि ये निवेश बढ़ रहे हैं, बचत का भी वित्तीकरण हुआ है। बीमा निवेश में भी वृद्धि हुई है। 22-23 में पिछले वर्ष 4,75,000 करोड़ रुपए से बढ़ के 5,40,000 करोड़ रुपए जीवन बीमा कोष हुआ है, और इसी तरह का अन्य बीमा कोष भी 4,86,000 करोड़ से बढ़ के 5,47,000 करोड़ हुआ है। रियल एस्टेट और सोने में भी वृद्धि हुई है। जैसे 22-23 में भौतिक परिसंपत्तियां 34.83 लाख करोड़ है, इसके पहले थी 29.68 लाख करोड़, यानी कि 5 लाख करोड़ की तो फिजिकल एसेट बढ़ गई है। इसी तरह से 19-20 में भी बढ़ी है। 19-20 में जो है 22 लाख से था, 20-21 में 21 लाख हुई, फिर ऐसे बढ़ी। यानी ये लगातार हम फिजिकल एसेट में निवेश करते जा रहे हैं। यानी कि जो एसबीआई कह रहा है कि वो देखा जा रहा है बचत में तेज गिरावट, एक आदर्श बदलाव हो रहा है। किधर बदलाव हो रहा है? मौद्रिक संपत्तियों से यानी बैंकिंग आदि में जमा से हटा के अचल, चल और भौतिक संपत्तियों में लोग कर रहे हैं, जहां पे रिस्क तो है लेकिन रिटर्न ज्यादा है। यानी अब भारत की जो परिवार अर्थव्यवस्था का जो आप देख रहे हैं, जो
कह सकते हो एलपीजी की नीतियां, अब वो लोगों की मानसिकता के भी तरफ जा रही है और ज़्यादातर लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसे एसबीआई रिसर्च कह रही है कि एक सकारात्मक, एक आइडियल बदलाव है, इसलिए चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा देखते हैं जो हमारा समाचार है कि दक्षिण भारत गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, और ये कौन कह रहा है? राष्ट्रीय जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग जो है संस्था, वो ये कह रहा है, उसने एक बुलेटिन जारी किया है जिसमें कुछ आंकड़े हैं। इसमें ज़्यादातर फैक्चुअल ही आंकड़े हैं, लेकिन चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें यह कह रहा है केंद्रीय जल आयोग कि दक्षिणी क्षेत्र में जलाशयों में कुल भंडारण क्षमता केवल 15% के साथ सबसे अधिक प्रभावित है, और ये भंडारण, इस वर्ष का भंडारण जो है पूरे देश के लिए पिछले 10 वर्षों की इसी अवधि की औसत से कम है। यानी दक्षिण भारत में जो 15% है वो तो सबसे कम है, चिंता की जनक है। साथ ही में अगर पूरे भारत के स्तर पर भी देखेंगे तो इस वर्ष की जो भंडारण क्षमता है वो पिछले 10 साल के औसत से कम है। यानी कहीं ना कहीं देश में जल संकट एक आसन्न संकट नहीं है, वो आ चुका है। अब हमें ये अच्छी खबर ये है कि आईएमडी ने कहा है कि मौसम अच्छा, मानसून अच्छा रह सकता है, बारिश आएगी, एक्सेस होगी, 1.6%, 106% की वर्षा होने की संभावना है। ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अभी तो ये चिंता की बात बता रही है, और ये धीरे धीरे घट भी रहा है। देखिए 9 मई के पहले 16-17 था, अब पिछले सप्ताह 16 हो गया, अब ये देखिए 15 हो गया दक्षिण भारत की स्थिति। सीबीएसई के बुलेटिन में क्या कहा गया है? देखिए वही सारी चीज़ें कहा गया है जो हम ऊपर देखे हैं कि टोटल 150 जलाशयों की यह निगरानी करता है, जिनमें से इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण वर्तमान में 37%। ओवरऑल पूरे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 37% है, लेकिन अगर दक्षिण भारत का देखा जाए तो 15% है। और ये पिछला वर्ष कितना था? 36%, उससे कम होकर 37% हो गया है, और एक दशक का औसत भी 32% है। तो एक चीज तो साबित हो गई कि ये जो ये साल है, इसमें जो रिजर्व है ये पिछले 10 सालों के औसत से काफी कम है। पहले 32 था, अब ये 27 है, और पिछले वर्ष की अपेक्षा तो काफी कम ही है। ठीक है, अब आके देखते हैं दक्षिण भारत की जहां की, तो इसमें क्या क्या क्षेत्र शामिल है दक्षिण क्षेत्र में? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यहां पे स्टोरेज केवल 15% है, और पिछले 10 सालों का औसत कितना है? यानी पिछले साल 27% था और 10 सालों का औसत 21% है। इन दोनों से बहुत कमी ये दर्शा रहा है। उत्तरी क्षेत्र जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान आता है, इसमें भी देखिए भंडारण जो है 29% है, और ये पिछले साल के 37% से और 10 साल के 33% का औसत है, दोनों से ये कम है। इसी तरह से पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए, जिसमें असम, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, बिहार आते हैं, उसमें जो क्षमता है ये 34% है, पिछला वर्ष से 31% से ज़्यादा है। यानी पूर्वी क्षेत्र में रिजर्वायर अभी जलाशयों की स्थिति ठीक है पिछले साल की अपेक्षा, लेकिन जो 10 साल का औसत है 34.2, उससे थोड़ा सा कम है। यानी पूर्वी क्षेत्र कुल मिला के 10 साल के औसत से तो कम है, लेकिन यह है कि ठीक ठाक स्थिति में अभी है। पश्चिमी क्षेत्र जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र है, उसमें भंडारण क्षमता का औसत 28% है, पिछले वर्ष 34% था, और 10 वर्ष का औसत 29% है। ये दोनों से ये कम है। ठीक है, मध्य क्षेत्र जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल है, उसमें कुल संग्रह का क्षमता 35% है, पिछले साल 41% था, और औसत 33% है। तो पिछले साल की अपेक्षा, यानी 10 साल के औसत की अपेक्षा ये एकमात्र क्षेत्र है जिसमें थोड़ा अच्छा है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा ये खराब है। तो ये सारी स्थिति है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये सब बता इसलिए रही है कि देश में जल संकट की स्थिति है भाई, पानी उनी बचाओ आप लोग। ठीक है, ये कौन बता रहा है? केंद्रीय जल आयोग। कौन है ये? एक भारत सरकार का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। इसके अध्यक्ष भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में होते हैं। इनकी जिम्मेदारी जो है बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से संबंधित राज्यों को सलाह आदि देना होता है, परामर्श देना होता है, और पूरे देश के जल संसाधनों के लिए उपयोग के लिए रास्ता ये सुझाने का काम करता है। ठीक है, तो ये रहा आज आपका न्यूज, और इसी पर आइए हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय परिवारों के बचत की स्थिति को लेकर सांख्यिकी मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय परिवारों ने 2022-23 में अपनी आय का एक छोटा हिस्सा बचाया और शुद्ध वित्तीय बचत 5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है बचत में तेज गिरावट, बचत में एक आदर्श बदलाव, मौद्रिक परिसंपत्तियों से हटकर अचल संपत्ति जैसी भौतिक संपत्तियों की ओर से संबंधित हो सकती है। ये 2 स्टेटमेंट है, इनके आधार पर आप केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं आपको बताना है।
दूसरा स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित किस निर्णय में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को संविधान के मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हिस्सा माना है? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, कुलदीप नैयरवाद, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है। तीसरा है, चर्चा में रहे वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय परिवारों की बचत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस दौरान म्यूचुअल फंड में बचत में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। इस दौरान रियल एस्टेट सहित भौतिक परिसंपत्तियों में सकल बचत बढ़ी है। तो ये दो स्टेटमेंट है, आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो आप कर ले जाएंगे, हमें विश्वास है। हाल ही में चर्चा में रहे केंद्रीय जल आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। इसका अध्यक्ष भारत सरकार के पदेन सचिव के पद के समक्ष होता है। वर्तमान में यह जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के संलग्न कार्यालय के रूप में या अटैच्ड ऑफिस के रूप में कार्य करता है और उपयुक्त सभी। ठीक है। अंतिम प्रश्न है कि देश में जलाशयों में कुल भंडारण क्षमता को लेकर केंद्रीय जल आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण क्षेत्र में जलाशयों में कुल भंडारण क्षमता केवल 15% के साथ सबसे अधिक खराब है। हालांकि चालू वर्ष के दौरान पूरे देश में भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक रहा है। ठीक है। ये दो स्टेटमेंट है, इनके आधार पर आपके विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। चलिए आप इसको सॉल्व करिएगा, प्रश्नों को भी देखिएगा, मुद्दों को भी समझिएगा, और अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी तैयारी करते रहिए। ठीक है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।